नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका प्रज्ञा एजुकेशनल चैनल पर। मित्रों, आज मैं पुनः आपके समक्ष एक शानदार कंटेंट लेकर उपस्थित हुआ हूँ और हम बाल विकास का अध्ययन कर रहे थे। उसमें शैशवावस्था का अध्ययन, बाल्यावस्था का अध्ययन और किशोर अवस्था का समग्र अध्ययन हमने पढ़ा। इसके बाद इन अवस्थाओं को पढ़ने के बाद कंफ्यूजन हो जाता है बच्चों को कि किस अवस्था में कौन से संवेग अधिक परिवर्तित होते हैं, जीवन निर्माणकारी काल कौन सा है, जिज्ञासा की प्रवृत्ति किस अवस्था में सर्वाधिक होगी, किस में कम होगी, समायोजन किस में अधिक होता है, किस में कम होता है, सर्वाधिक किस में होगा, खेल अवस्था कौन सी, खिलौनों की अवस्था कौन सी, नैतिकता के लिए कब आत्मनिर्भर होता है, नैतिकता का विकास कब प्रारंभ होता है। इस प्रकार के बहुत सारे सवालों में कंफ्यूजन पैदा हो जाता है। इन सभी समस्याओं का समाधान आपको आज के वीडियो में मिलेगा। साथियों, आज का वीडियो इतना महत्वपूर्ण वीडियो है कि ये कहीं पर नहीं मिलेगा। ये मेरे द्वारा स्वयं क्रिएट किया हुआ है। मैंने बच्चों की समस्याओं को इंगित किया, जहां जहां बच्चों को प्रॉब्लम आती है, तो तीनों का तुलनात्मक अध्ययन करने के बाद, तीनों अवस्थाओं का तुलनात्मक अध्ययन करने के बाद, तीनों अवस्थाओं में जो जो समानताएं हैं और असमानताएं हैं, उनका तुलनात्मक अध्ययन हम करेंगे कि क्या क्या परिवर्तन अलग होते हैं, जो तीनों अवस्था में होते हैं, जो जिसके कारण कंफ्यूजन होता है। उनका समाधान आज के वीडियो में होगा। इसलिए आप मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहें और मेरे इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन की घंटी भी प्रेस करें ताकि नेक्स्ट वीडियो की सूचना आपको मिल सके। शीघ्र ही जैसे नियम पूरे होंगे तो मैं तुरंत ही लाइव आने की कोशिश करूंगा और आपको लाइव क्लास भी दूंगा। फिर भी यदि किसी बच्चे की समस्या है और मेरी कोई पुस्तक पढ़ रहा है, उसमें यदि किसी को समस्या है, जैसे कल आज एक बच्चे का फोन आया, तो मैं उस समय बिजी था, जवाब नहीं दे पाया, लेकिन उनको नंबर दे दिए हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो और मैं उसकी समस्या का समाधान हर हाल में करूंगा। तो निश्चिंत रहें। परीक्षा तक मनोविज्ञान रीट भर्ती परीक्षा में जिसकी जितनी महत्वपूर्ण होगी साथियों, उसके लिए उतना ही मजबूत पक्ष बनेगा रीट के लिए। तो आप मनोविज्ञान को मजबूत बनाएं और रीट भर्ती परीक्षा को क्रैक करें, अच्छे अंकों से पास करें। अंक तो सभी लाते हैं, लेकिन शानदार अंकों के लिए मनोविज्ञान समझ में आना बहुत जरूरी है। यहाँ पर ये मनोविज्ञान को हमको समझना अप्लाइड ब्रांच है, यहाँ पर इसको समझना बहुत जरूरी है। बाल मनोविज्ञान को बच्चे हम अपने परिवेश में आसपास देखते हैं, हम रट्टा लगाते हैं, रट्टा नहीं लगाए। जो उदाहरण देकर के मैं समझाता हूँ, जहां भी आपने पढ़ा है, उनको उन बच्चों पर, आपके आसपास के जो बच्चे होते हैं, परिवार में जो बच्चे होते हैं, उन पर आप प्रयोग करके देखें कि ये बात वास्तव में फिट बैठती कि नहीं बैठती। हो सकता है कि पहले के परिवेश में और अब के परिवेश में कुछ भिन्नता है। जो काम पहले 8 साल का बच्चा करता था, वो अब 6 साल का बच्चा कर देता है। तो कुछ है, लेकिन फिर भी जो सिद्धांत बने हुए हैं वो आज भी प्रासंगिक है, प्रामाणिक है और बहुत महत्वपूर्ण है। तो हम स्टार्ट करते हैं तुलनात्मक अध्ययन तीनों अवस्थाओं का, शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोर अवस्था का। साथियों, जो मुझे मेरे चैनल को मेरे विद्यार्थी देखते हैं, मैंने आपको पहले भी एक बार अनुरोध किया था, आज पुनः आपसे अनुरोध कर रहा हूं कि आप वीडियो को, मेरे जो सीधा आपके पास मैसेज आता है वो तो ठीक है, लेकिन आप उसको सर्च करें जिस टॉपिक के नाम से। जैसे आपको मान लो अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत देखना है, तो अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत बाय डॉक्टर अनिल कुमार यादव, तो वो जैसे आप डालोगे तो निश्चित रूप से निकल करके आ जाएगा। तो आप उसको, जो भी टॉपिक साइकोलॉजी के, उनको बार बार आप, मेरा आग्रह है आपसे, तो आप उनको सर्च करें ताकि वो रूटीन में आ जाए और बच्चों तक भी वो वीडियो पहुंच सके। तो अब हम स्टार्ट करते हैं आज का तुलनात्मक अध्ययन। साथियों, सबसे पहले हम व्यक्तित्व की बात कर लेते हैं कि शैशवावस्था में एक बालक का जो व्यक्तित्व होता है, पर्सनैलिटी होती है, वो अंतर्मुखी होती है। कैसी होगी? अंतर्मुखी। यानी कि शैशवावस्था में बालक जो होगा, उसका जो व्यक्तित्व होगा वो अंतर्मुखी होगा। अर्थात 2 वर्ष तक तो बालक, 2.5 वर्ष तक तो वैसे भी अपनी भावों की अभिव्यक्ति पूर्ण नहीं कर पाता। जब वो बोलने लगता है, 18 माह का लगभग
तो उसके बाद भी सीमित शब्दकोश होता है उसका, और 3 वर्ष 4 वर्ष तक वो ज़्यादा जो है 3 वर्ष तक विशेषकर नहीं पूछ पाता। बाद में 3 से 6 वर्ष में बहुत सारे प्रश्न पूछता है। तो यहाँ पर वो अपनी अभिव्यक्ति, उसकी सीमित सोच और सीमित चिंतन शक्ति होने के कारण सीमित मात्रा में पूछ पाता है, इसलिए व्यक्तित्व उनका अंतर्मुखी होता है शैशवावस्था में। बाल्यावस्था में व्यक्तित्व बहिर्मुखी हो जाता है, क्योंकि सबसे ज्यादा जो प्रश्न है वो बालक बाल्यावस्था में करता है। साथ में प्रश्न से ही तात्पर्य नहीं है, यहाँ पर बाल्यावस्था में बहिर्मुखी से तात्पर्य और भी है कि बच्चा अपनी कौन सी बात छिपानी है और कौन सी नहीं छिपानी, इस बात का भी उसको ज्ञान नहीं हो, हर बात को घर वालों के सामने कह देता है। जैसे किसी मित्र ने गाली दी तो आकर के कितनी भी गंदी गाली हो, मम्मी मम्मी उसने मुझे ऐसी गाली दी, आकर के वो बता देगा, क्योंकि उसका व्यक्तित्व कैसा होता है, बहिर्मुख होता है, मुंहफट होता है वो। किशोर अवस्था में चिंतन शक्ति परिपक्व हो जाती है, मस्तिष्क का पूर्ण विकास हो जाता है, और वहां पर बालक कौन सी बात कहनी कौन सी नहीं कहनी, इसको कहने से लाभ होगा कि हानि होगी, सोच समझ करके बात को कहता है। और बहुत सारी चीज ऐसी होती है जिसको खुद ही झेलता है, छिपाता भी है। तो यहाँ पर किशोर अवस्था में बालक का व्यक्तित्व पुनः अंतर्मुखी हो जाएगा, पुनः अंतर्मुखी, बिल्कुल पुनः अंतर्मुखी हो जाएगा। इसके बाद यदि हम बात करें तो संवेग की बात करें तो शैशवावस्था में संवेग होते हैं, लेकिन क्षणिक संवेग की अवस्था कहेंगे, क्षणिक संवेग की अवस्था, यानी कि संवेग होते हैं लेकिन कैसे होंगे, क्षणिक होंगे। अभी रो रहा है, चीज नहीं मिली, उसके लिए रोने लगा, जोर जोर से चिल्लाने लगा, लेकिन जैसे वो चीज उसको दी, वो वस्तु उसको दी, तो बालक तुरंत चुप हो जाता है। हम सोचते पता नहीं इसको कितनी तकलीफ है। कई बार तो ऐसा लगता है दूसरी जगह मान लो बच्चा किसी चीज की जिद कर रहा है, रोने लगा, हम उठ करके जाते पता नहीं क्या हो गया, इतनी भयंकर तरीके से रोता है। ये बहुत ढोंगी होते हैं शैशवावस्था में, खिलाड़ी होते हैं, स्वार्थ पूर्ति चाहते हैं, अपनी पूर्ति, स्व केंद्रित होते हैं। यहाँ पर इनकी क्षणिक संवेग की अवस्था होती है, क्षण क्षण में संवेग इनके बदलते रहते हैं। बाल्यावस्था में संवेगों की अभिव्यक्ति में सर्वाधिक परिवर्तन होता है, संवेगों की अभिव्यक्ति में सर्वाधिक परिवर्तन। ध्यान रखना इस बात को। यदि आपसे पूछे कि संवेगों की अभिव्यक्ति में सर्वाधिक परिवर्तन किस अवस्था की विशेषता है, तो वो होगा बाल्यावस्था की। यहां पर आप समझे इस बात को, संवेगों की अभिव्यक्ति में बहुत परिवर्तन होता है। जैसे मान लो मैं नया मोबाइल लाया हूं, और एक बार लाया भी था, नया मोबाइल लाया, नया मोबाइल तो हमको भी बहुत, चाहे हम कितनी भी उम्र हो गई हो और किशोर अवस्था में हो चाहे हम, लेकिन कितना भी बड़ा व्यक्ति हो तो उसको मोबाइल नए का शौक होता है। मैं मोबाइल लाया, उसको चला रहा था, इतनी देर में बाल्यावस्था में भाई का लड़का था, वो आया, बोलो डैडी मोबाइल लाए हो? हाँ बेटा मोबाइल लाया। मैं मोबाइल लगा चला रहा था, नया मोबाइल है? हाँ बेटा नया मोबाइल है, एक बार दे दो। मैं बोला दे, पहले मुझे चलाने तो दे, इसको देखने दे, बाद में दे दूंगा, तुझा खेल ले। मैं फिर चला गया, एक बार दे दो ना। अरे भाई तू चला जा, मुझे देखने तो दे इसको, अभी सिस्टम नहीं हुआ है इसका, बाद में देख लेना, जा एक बार दे दो ना। अरे तेरा दिमाग से ही चल, तुझे यहां से। अब बच्चा जिसका लाडला होता है उसको आवाज आता है, दादा दादी ये मुझे मोबाइल, वहां से आवाज आती, क्या हुआ पोते? बोलिए मुझे मोबाइल नहीं दे रहा है। अच्छा पकड़ पकड़ मोबाइल पकड़। अरे चुप हो जा तू, मोबाइल दे दिया। फिर जैसे वो चुप हुआ, बोला मोबाइल दे। बाबा, अरे भाई तू रोक रोक रोक, बात को समझा कर। हम उसको मोबाइल, यानी कि उसकी अभिव्यक्ति एकदम तो ऐसा व्यवहार करता है, अभिव्यक्ति
अभिव्यक्ति में सर्वाधिक परिवर्तन होगा वो बाल्यावस्था में होगा। लेकिन साथियों, संवेगों में सर्वाधिक परिवर्तन किस अवस्था की विशेषता है, तो वो अपना आंसर राइट होगा किशोर अवस्था। संवेगों में सर्वाधिक परिवर्तन, संवेगों में सर्वाधिक परिवर्तन, यानी कि संवेग सर्वाधिक बदलते हैं, सर्वाधिक परिवर्तन संवेगों में होगा, तो वो किस अवस्था में होगा, वो होगा किशोर अवस्था में। संवेग सबसे ज्यादा बदलते हैं, यानी कि सांवेगिक अस्थिरता, यदि ऐसा पूछे सांवेगिक अस्थिरता किस अवस्था की विशेषता है, तो भी राइट आंसर किशोर अवस्था होगा। और सांवेगिक स्थिरता किस अवस्था में आने लगती है, तो भी इसका आंसर किशोर अवस्था ही होगा, क्योंकि संवेग सर्वाधिक अस्थिर होते हैं बच्चे की किशोर अवस्था में, अस्थिरता होती, संवेग स्थिर नहीं होते, उसके भावनाएं विचार बदलते रहते हैं। तो यहाँ पर संवेगों में सर्वाधिक परिवर्तन होता है, इसलिए सर्वाधिक परिवर्तन संवेगों में किशोर अवस्था में होगा। सांवेगिक अस्थिरता की अवस्था किशोर अवस्था कहलाएगी, और सांवेगिक स्थिरता किस अवस्था में प्रारंभ होती है, तो इसका भी राइट आंसर किशोर अवस्था होगा। इसके बाद यदि हम बात करें अन्य विशेषता की, तो काम प्रवृत्ति, यहां पर काम प्रवृत्ति, काम प्रवृत्ति सर्वाधिक होगी, ध्यान रखना, सर्वाधिक होगी यहां पर शैशव, सर्वाधिक होगी यहां पर शैशव अवस्था में, सर्वाधिक। काम प्रवृत्ति न्यून हो जाएगी, यहां पर लिख रहा हूं मैं, न्यून किस अवस्था में, बाल्यावस्था में। और काम प्रवृत्ति पुनः तीव्र हो जाएगी किशोर अवस्था में। बात को समझे, फ्राइड महोदय बताते हैं कि बालक में सर्वाधिक काम प्रवृत्ति शैशव अवस्था में होती है। इसकी पहचान के लिए उन्होंने बताया और मनोलैंगिक विकास की 5 अवस्थाओं का भी वर्णन किया। वहां पर उन्होंने बताया कि बालक में जो काम प्रवृत्ति होती है वो कई तरीके से प्रकट करता है, जैसे गुप्तांगों पर हाथ फेरना, आनंद की अनुभूति होना, स्तनपान करना, दांत किटकिटाना। तो इस प्रकार की बहुत सारी कार्यों के कारण सर्वाधिक काम प्रवृत्ति दर्शाई शैशव अवस्था में, जबकि बाल्यावस्था में विषमलिंगी आकर्षण बिल्कुल न्यून हो जाता है। यहाँ पर समलिंगी आकर्षण अधिक होता है, बालक बालक के साथ और बालिका बालिका के साथ समूह में खेलते हैं, यहाँ पर न्यून हो जाता है बाल्यावस्था में। और किशोर अवस्था में लिंग चेतनता का ज्ञान हो जाता है, इसीलिए किशोर अवस्था में जो है काम प्रवृत्ति पुनः तीव्र हो जाती है, बढ़ जाती है। इसके बाद यदि हम बात करें तो जीवन का महत्वपूर्ण काल शैशव अवस्था कहलाती है। जीवन का महत्वपूर्ण काल, महत्वपूर्ण काल, तो जीवन का महत्वपूर्ण काल कौन सी अवस्था, शैशव अवस्था। लेकिन ध्यान रखें, जीवन का निर्माणकारी काल पूछे तो बाल्यावस्था। जीवन निर्माणकारी काल, जीवन निर्माणकारी काल कौन सी अवस्था कहलाएगी, बाल्यावस्था। और जीवन का स्वर्ण काल या स्वर्ण काल, स्वर्ण काल गोल्डन एज किशोर अवस्था कहलाती है। अब इस बात को समझिए, देखो लिखा हुआ किताबों में कई तरीके से होता है, स्वर्ण काल बाल्यावस्था में भी मिलता है, आप कंफ्यूज हो जाते हो। बात को समझे, सवाल क्या पूछ रहा है उस हिसाब से साइकोलॉजी उत्तर देनी चाहिए। जीवन का महत्वपूर्ण काल, क्योंकि यहाँ पर जीवन की आधारशिला भी होती है, जीवन की नींव निर्माण, नींव का निर्माण, भविष्य का निर्माण शैशवावस्था में प्रारंभ हो जाता है। एक बालक का सामाजिक विकास शैशवावस्था से प्रारंभ हो जाता है, एक बालक का नैतिक चारित्रिक विकास शैशवावस्था से प्रारंभ हो जाता है। यहाँ पर अभावी शैशवावस्था में होगा, प्रारंभ भी यही से होगा। जीवन का महत्वपूर्ण काल है, जैसे संस्कार हम डालते हैं बच्चा अनुकरण से सीखता है, परिवार का जैसा माहौल होगा बच्चा उससे अनुकरण से सीखता है। यहाँ पर जीवन का महत्वपूर्ण काल है, जीवन की आधारशिला एक तरह कह सकते हैं हम, आधारशिला शैशवावस्था है।
और जीवन का निर्माणकारी काल, जीवन का निर्माण कब होगा, क्योंकि एक बालक का सामाजिक, चारित्रिक, नैतिक, अन्य जो विकास है ज्यादातर सर्वाधिक विकास बाल्यावस्था में होते हैं, क्योंकि बालक बाल्यावस्था में विद्यालय जाने लगता है। जिज्ञासा प्रवृत्ति यहाँ भी होती है, लेकिन जिज्ञासा प्रवृत्ति की प्रबलता बाल्यावस्था में बढ़ जाती है। बच्चा क्या से क्यों पर पहुंच जाता है। इसलिए यहाँ पर जीवन का निर्माणकारी काल है, जीवन बनना शुरू हो जाता है बच्चे का। यदि हम उसको पढ़ा लिखा करके अच्छे संस्कार देते हैं तो बच्चे के जीवन का निर्माण बहुत शानदार होता है। यदि हम उस पर ध्यान नहीं देते तो बच्चा बिगड़ जाता है। और जीवन का स्वर्णकाल कैसे, इस बात को आप समझिए। यहाँ पर जीवन का स्वर्णकाल किशोर अवस्था है। यहां पर सवाल यदि आए शिक्षा का स्वर्णकाल, तो भी हमारा राइट आंसर किशोर अवस्था होगा, क्योंकि शिक्षा का स्वर्णकाल किशोर अवस्था में 12 वर्ष का जब बच्चा हो जाता है, 13 वर्ष का, तो वो करीब 7वीं 8वीं कक्षा में पढ़ता है। तो वहां पर वो जब बालक किशोर अवस्था में होता है, फिर कॉलेज लाइफ में जाता है, तो बिगड़ने और बनने की उम्र यही होती है, किशोर अवस्था। तो यहाँ पर जीवन बनता है, यहाँ पर पढ़ाई के द्वारा, और बहुत सारे परिवर्तन होते हैं, दिशा निर्देश मिलते हैं बुजुर्गों और बड़ों के द्वारा, अभिभावकों, माता पिता के द्वारा, गुरुजनों के द्वारा। तो यहाँ पर जीवन का स्वर्ण काल है, स्वर्णिम काल है, और ये शिक्षा का स्वर्णिम काल कहलाता है। कई किताबों में जीवन का स्वर्ण काल बाल्यावस्था भी है। बिल्कुल ऑप्शन पर डिपेंड करता है। जीवन का स्वर्ण काल बाल्यावस्था भी कहला सकता है, क्योंकि यहाँ पर जो बाल्यावस्था में आनंद जितने होते हैं, चिंतन इतना होता नहीं और दिन भर खेलने का काम होता है, इसलिए यहाँ पर जीवन का हम एक तरह स्वर्ण काल कह सकते हैं, जिंदगी जीने का। लेकिन सवाल की लैंग्वेज क्या आती है, अगर आपसे आए कि जीवन का स्वर्णकाल गोल्डन एज कौन सी अवस्था कहलाती है, तो अपना राइट आंसर किशोर अवस्था ये दे रखा दोनों, तो हमारा राइट किशोर अवस्था होगा। आप किशोर अवस्था करके आना, ठीक है साथियों। अगली विशेषता की हम तुलनात्मक अध्ययन करें तो आता है जिज्ञासा की प्रवृत्ति। जिज्ञासा की जो प्रवृत्ति है इस अवस्था में भी होती है, जिज्ञासा की प्रवृत्ति, और जिज्ञासा की प्रबलता यहां बढ़ जाती है। तो यहां पर क्या हो जाती है, जिज्ञासा की प्रबलता, यहां पर जिज्ञासा की प्रबलता बढ़ जाती है, और सर्वाधिक जिज्ञासा का जो काल होता है ये किशोर अवस्था होती है। तो यहां पर प्रबलता और भी अधिक हो जाएगी, तो यहां पर हम कह सकते हैं सर्वाधिक। कई सवाल ऐसे होते हैं जो मिलते नहीं, सीधे हम अनुमान लगा सकते हैं। जिज्ञासा की जो प्रवृत्ति है, बच्चा जानना चाहता है। जैसे जब बच्चा बोलना प्रारंभ करता है, पहले हमें खूब सुनता है, खूब झेलता है, बेटा ये देख मामा, ये फूफा, ये लाइट, ये पंखा, ये कबूतर, ये चूहा, इतने सारी बातें सुनता है, उसको जिज्ञासा तो होगी। बहुत सारे प्रश्न मन में उठते हैं, लेकिन बोल नहीं पाता। जैसे ही बोलना प्रारंभ करता है, उसके सीमित शब्द होते हैं, और पहला प्रश्न होता है कि उसको पता है, फिर भी पूछेगा ये क्या है। हमारा जवाब होता है बेटा ये जो है बोर्ड है। बोर्ड है, हाँ बेटा बोर्ड है, बोर्ड है, बोर्ड है, बोर्ड है। आखिरकार पैसा तू जा, बकवास कर रहा है, चल। यानी कि दोहराने की प्रवृत्ति शैशवावस्था में अधिक होती है। रिपीट करता है, रिप्रीशिया। यहां पर दोहराने की प्रवृत्ति शैशवावस्था में होगी, जिज्ञासा की प्रवृत्ति होती है, और जिज्ञासा की प्रवृत्ति में बालक का पहला प्रश्न होता है क्या। ध्यान रखना, प्रश्न क्या होगा, क्या है। जिज्ञासा की प्रबलता जैसे ही बढ़ेगी, दूसरा प्रश्न बढ़ जाता है। दूसरा प्रश्न क्या से बालक क्यों पर पहुंच जाता है। जैसे पूछा कि ये क्या है, तो बोला बोर्ड है। और क्यों, क्यों हम कहें बेटा लिखने के काम आता है, बोर्ड है, पढ़ाते हैं इस पे। तो क्यों, बच्चा क्यों क्यों या क्यों क्यों का प्रश्न करता है, बार बार ये प्रश्न पर अटक जाता है, क्योंकि वो इससे आगे जानना चाहता है, लेकिन इतना वो पूछ नहीं पाता, या फिर कैसे कई बार पूछ लेता उत्तर बाल्यावस्था में। तो यहाँ पर जैसे किशोरावस्था में पहुंचेगा, बालक का प्रश्न बढ़ जाता है, और वो करता है कैसे।
क्योंकि सर्वाधिक जो आश्चर्य होता है साथियों किशोर अवस्था में होता है। आश्चर्य यहां भी होगा, आश्चर्य यहां भी होगा, लेकिन सर्वाधिक आश्चर्य यहां पर होता है। यहां पर जिज्ञासा की प्रबलता इतनी होती है कि बच्चे के घर में यदि रेडियो है तो उसका पीछे से घर वाले चले गए तो उसका डॉक्टरीमाना पूरा करके छोड़ेगा, खोल दिया तो उसका पूरे आर्जे पूरे खोल देगा। सृजनात्मकता क्रिएटिविटी परिलक्षित होती है। जैसे मान लो टॉर्च है और टॉर्च को देखा ये चस्ती कैसे है, उसको बहुत जिज्ञासा होती है, जिज्ञासा की प्रबलता होती है, क्यों होता है ऐसा। और फिर इन समस्या का जब समाधान मिल जाता है तो वो कैसे वह पहुंचता है और आश्चर्य होता है, जैसे कोई चीज और यार ये चीज बनी, बड़ा आश्चर्य होता है। तो सर्वाधिक आश्चर्य किशोर अवस्था में होगा। हम जब समय में पढ़ेंगे वहां पर और अच्छे से इसको पढ़ेंगे। इसके बाद यदि हम बात करें तो तीव्र शारीरिक और बौद्धिक विकास किस अवस्था की विशेषता है? शैशवावस्था की। तीव्र शारीरिक व बौद्धिक विकास, यानी कि एक बालक का जो विकास होगा वो शारीरिक और बौद्धिक विकास तीव्र गति से होता है। एक बालक का शरीर का भी तेजी से विकास होता है शैशवावस्था में, और एक बालक की बुद्धि का भी तेजी से विकास होता है, तीव्र गति से विकास होता है शैशवावस्था में। लेकिन साथियों जो है बाल्यावस्था में शारीरिक और मानसिक विकास में स्थिरता आ जाती है। तो यहां पर शारीरिक और मानसिक विकास में क्या आ जाएगी? स्थिरता। ध्यान रखना, स्थिरता आ जाती है, थोड़ा धीमा हो जाता है विकास, रुकता नहीं है, धीमा होता है क्योंकि क्रम से होता रहता है। इसके बाद किशोर अवस्था में बौद्धिक विकास अपने चरम पर पहुंच जाता है। बौद्धिक विकास की चरम अवस्था, हम ऐसा कह सकते हैं, बौद्धिक विकास की चरम अवस्था। बिल्कुल, बौद्धिक विकास की चरम अवस्था से तात्पर्य बुद्धि का पूर्ण विकास किस अवस्था में हो जाता है? तो किशोर अवस्था। और यदि उम्र पूछे आपसे और अलग अलग 14, 16, 18 और 20 दे रखा हो तो राइट आंसर होगा 16। और यदि वैसे दे रखा हो, बहुत ज्यादा गैप हो तो 18 भी मिल सकता है कई जगह, लेकिन इसका राइट आंसर अगर ऐसा दे रखा हो तो 16 होगा। तो यहाँ पर बुद्धि का जो चरम विकास है या पूर्ण विकास है वो किस अवस्था में होता है? वो जो है साथियों हो जाता है किशोर अवस्था में। यहां पर नेक्स्ट विशेषता की यदि हम बात करें तो कुसमायोजन, यानी कि शैशवावस्था में बालक कुसमायोजित होता है। कुसमायोजन शैशवावस्था की विशेषता है क्योंकि बालक दूसरी जगह एडजस्ट बहुत कम होता है। आप देख लो, कभी भी नोट कर लेना इस बात को कि मान लो 1 वर्ष का बालक है और हम दूसरे के घर ले जाते हैं तो रुकता नहीं। 1.5 वर्ष का बालक नहीं रुकता है, 2 वर्ष का बालक नहीं रुकता, थोड़ी बहुत देर खेलता है, घर जाने की जिद करता है। आपने देखोगे महिलाएं बातें करती रहती हैं, बच्चा रोता रहता है और ऐसे करता रहता है, चलो चलो चलो, हो रहा है। बालक एडजस्ट नहीं कर पाता है। धीरे धीरे जैसे उम्र बढ़ती है बालक एडजस्ट करना प्रारंभ कर देता है। लेकिन सर्वाधिक समायोजन बाल्यावस्था की विशेषता है। सर्वाधिक समायोजन किस अवस्था में होगा? बाल्यावस्था में। ध्यान रखना, सर्वाधिक समायोजन बाल्यावस्था में होगा। ये मैंने आपको पहले भी समझाया था, क्योंकि बाल्यावस्था में बच्चा की खिलाड़ी अवस्था होती, खेल अवस्था होती है। यहाँ पर जो है बच्चा समूह में रहता है और सर्वाधिक समायोजन होता है, बालक खूब खेलता है। इसीलिए सर्वाधिक समायोजन बुआ के ले जाओ, मामा के ले जाओ, कहीं पर भी ले जाओ, किसी भी रिश्तेदार में ले जाओ, सब जगह एडजस्ट कर लेगा, एडजस्टमेंट कर लेगा। सर्वाधिक समायोजन बाल्यावस्था की विशेषता। लेकिन पुनः कुसमायोजित हो जाएगा किशोर अवस्था में। पुनः कुसमायोजित, पुनः कुसमायोजित हो जाएगा किशोर अवस्था। यानी कि बहुत सारे किशोर अवस्था को नया जीवन कहा। क्यों? इसीलिए तो कहा था कि बहुत सारे लक्षण जो शैशवावस्था में प्रकट होते हैं किशोर अवस्था में पुनः प्रकट हो जाते हैं वो बाल्यावस्था में विलोप के बाद। इसलिए यहाँ पर नया जीवन कहा। बहुत सारे
नए अंगों का विकास होता है। कुसमायोजन शैशवावस्था में होगा, सर्वाधिक समायोजन बाल्यावस्था की विशेषता है, और पूरे कुसमायोजित हो जाता है बच्चा जो है किशोर अवस्था में। यदि इसके बाद हम बात करें तो खिलौनों की आयु या खिलौने की आयु हम कहें तो अवस्था होगी शैशव अवस्था। खिलौने की आयु, खिलौने की आयु, लेकिन साथियों ध्यान रखना इस बात का, खिलौने की आयु यदि पूछे और शैशवावस्था और उत्तर शैशवावस्था दे रखा हो तो हमारा राइट आंसर होगा उत्तर शैशवावस्था, या उत्तर शैशवावस्था ना दे करके वो कई बार पूर्व बाल्यावस्था दे देता है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा पूर्व बाल्यावस्था। तो खिलौनों की अवस्था, खिलौनों की आयु जो है उत्तर शैशवावस्था। और यहां पर ध्यान रखना, खिलौनों में रुचि 4 वर्ष में आरंभ हो जाती है, क्योंकि 4 वर्ष तक तो रुचि नहीं होती है। खिलौनों में रुचि एक बालक की हो जाती है 4 वर्ष में, तो यहाँ पर खिलौने की अवस्था शैशवावस्था। लेकिन यदि आपसे पूछे कि खेल आयु कौन सी है, गेम एज कौन सी है, समूह आयु कौन सी है, तो यहां पर खेल आयु, प्ले एज, खेल आयु जो है, या इसे समूह आयु या दल या टोली आयु, इसे गेंग एज कहते हैं। तो गेंग एज कौन सी अवस्था होगी, बाल्यावस्था की विशेषता है। इसके बाद यदि हम बात करें किशोर अवस्था की, तो किशोर अवस्था में बच्चे की चिंतन शक्ति परिपक्व हो जाती है और बच्चा में बौद्धिक क्षमता का विकास होने के कारण वह खिलौनों से और खेल से, खेलता वहां भी है लेकिन खेलना कम हो जाता है। इसके बाद यदि हम बात करें तो एक महत्वपूर्ण विशेषता आती है जो परीक्षा में पहले भी पूछा गया सवाल और बहुत कंफ्यूजन होता है बच्चे को। आपसे 2 सवाल बनते हैं नैतिक विकास के। यदि सवाल आपसे पूछा जाए कि चित्रों और कहानियों के माध्यम से नैतिक शिक्षा किस अवस्था में दी जानी चाहिए, तो हमारा राइट आंसर होगा शैशवावस्था। यानी कि चित्रों व कहानियों के माध्यम से नैतिक शिक्षा, ध्यान रखना, चित्रों व कहानियों के माध्यम से नैतिक शिक्षा देनी चाहिए शैशवावस्था में। और ये बात शैशवावस्था के संदर्भ में कि बच्चे को चित्र बने होते हैं जिस पुस्तक पर, और कहानियों का वर्णन होता है चित्रों के माध्यम से, वो किताब, वो पुस्तक उस बच्चे को ज्यादा अच्छी लगती है। तो चित्रों के माध्यम से, कहानियों के माध्यम से नैतिक शिक्षा देनी चाहिए। ये बात, इसका समर्थन किया क्रो एंड क्रो ने, क्रो एंड क्रो। इसके बाद एक अन्य सवाल और बनता है, महत्वपूर्ण सवाल है कि सरल कहानियों के माध्यम से नैतिक शिक्षा जो है किस अवस्था में देनी चाहिए। तो यदि सवाल ऐसा है कि सरल कहानियों के माध्यम से नैतिक शिक्षा किस अवस्था में दी जानी चाहिए। साथ ही ध्यान रखना, महत्वपूर्ण सवाल है, सरल कहानियों के माध्यम से नैतिक शिक्षा यदि पूछे तो सरल कहानी के माध्यम से नैतिक शिक्षा को की वकालत करने वाले विद्वान थे कॉलसनिक। तो कॉलसनिक महोदय कहते हैं कि सरल कहानियों के माध्यम से बाल्यावस्था में बालक को नैतिक शिक्षा दी जानी चाहिए, जबकि चित्रों और कहानियों के माध्यम से नैतिक शिक्षा किस अवस्था में दी जानी चाहिए, शैशवावस्था में। ये कंफ्यूजन हुआ था, एक बच्चे ने मुझसे सवाल भी पूछा था, तो मैं यहाँ पर ये क्लियर कर रहा हूँ, सवाल दोनों ही अलग है, आप कंफ्यूज नहीं हो उस किताब में गलत है उस किताब में गलत है। इसके बाद यदि हम बात करें तो कल्पना की सजीवता किस अवस्था की विशेषता है। बिल्कुल, कल्पना की सजीवता, कल्पना की सजीवता यहां पर शैशवावस्था की विशेषता है। कल्पना की सजीवता, एक विद्वान है कुप्पू स्वामी, उनका नाम है कुप्पू स्वामी। तो कुप्पू स्वामी कहते हैं कि काल्पनिक कहानियों में बच्चों को रुचि होती है, इंटरेस्ट होता है। जैसे बच्चे, आपने सुना देखा होगा कि वो क्या है कि जैसे जादू की छड़ी से कुछ कर दिया
आप देखो जो बच्चे होते हैं 4-5 वर्ष के, तो बच्चे जैसे टीवी पर वो आते हैं ना जादू के जो कहानियां आती है, स्टोरी आती है, तो उनको देखना बहुत पसंद करते हैं कि जादू छड़ी से इसको ये बना दिया, शक्ति छोड़ दी जादू छड़ी से। तो काल्पनिक जो चीजें होती है कि मैं ऐसा बन जाऊं, तो कल्पना करता है बच्चा, लेकिन सीमित होती है। तो काल्पनिक सजीवता होती है, निर्जीव को भी सजीव समझता है, समझता है बच्चा। तो कल्पना की सजीवता की समझता की विशेषता महत्वपूर्ण सवाल है। यहाँ पर राइट आंसर होगा आपका सहसवस्था। लेकिन यदि कल्पना की बहुलता की बात करें तो यहाँ पर आप छोड़ दो, कल्पना यहाँ भी होती है, लेकिन यहाँ पर कल्पना की बहुलता होगी किशोरावस्था में। कल्पना की बहुलता यानी ज्यादा कल्पना कब करता है बालक? किशोर अवस्था। यहां पर बच्चा इतनी कल्पनाएं करता है कि दिवा स्वप्न देखने लगता है, खुली आंखों से स्वप्न देखता है, दिन में स्वप्न देखता है, जिसे दिवा स्वप्न कहा जाता है, डे ड्रीमिंग कहते हैं उसको। तो यहाँ पर एक शिक्षक को चाहिए कि यदि बालक कल्पना करता है, कल्पनाधिक करता है, कल्पनाओं में रहता है, तो उसकी कल्पनाओं को सही दिशा दे, उसको किसी चीज को लिखने या काल्पनिक का सोच करके कोई कथा लिखने, कोई रचना करने के लिए उसको प्रोत्साहित करना चाहिए, जिससे रचनात्मकता में उसकी चीज क्रिएटिविटी में कन्वर्ट हो जाए। केवल कोरे जो मानसिक पुलाव है वो ही सीमित ना रहे। तो कल्पना की बहुलता किशोरावस्था की विशेषता है, जबकि कल्पना की सजीवता सहस्रावस्था की विशेषता है, ध्यान रखना। इसके बाद यहाँ पर यदि हम बात करें सहस्रावस्था में, तो नैतिकता के संदर्भ में नैतिकता का अभाव सहस्रावस्था में होता है, लेकिन नैतिकता का प्रारंभ भी सहस्रावस्था से होता है। सर्वाधिक नैतिकता का विकास जो है बाल्यावस्था में होगा, और नैतिकता के लिए आत्मनिर्भर बालक किशोरावस्था में बन जाता है। यहाँ पर स्वयं के नियम कानून कायदे को अपनाने लगता है। कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत में मैंने सारी बातें वहां पर स्पष्ट की है। यदि आपको और विस्तार से पढ़ना है नैतिकता का, तो आप सर्च करें कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत बाय डॉक्टर अनिल यादव, तो आपको वहां पर पूरी चीज मिल जाएगी। एक मैंने क्वेश्चन का भी वीडियो अपलोड किया है। इसके बाद यदि हम बात करें कि ये सवाल भी बहुत कंफ्यूज करता है, अतार्किक चिंतन की अवस्था और तार्किक चिंतन की अवस्था। मैं क्लियर कर रहा हूं यहाँ पर। अतार्किक चिंतन की अवस्था यदि पूछता है, अतार्किक चिंतन की अवस्था, तो हमारा राइट आंसर होगा सहस्रावस्था। यहां पर बच्चा तर्क नहीं कर पाता, उसका चिंतन बिल्कुल सीमित होता है। अतार्किक चिंतन की अवस्था सहस्रावस्था राइट आंसर होगा। यहाँ पर उम्र भी आप ध्यान रखें, मैं जो बता रहा हूँ ये 0 से 6, ये 6 से 12 और ये 12 से 18 वर्ष की आयु के संदर्भ में मैं बता रहा हूँ। अतार्किक चिंतन की अवस्था, यहाँ पर मैं जीन पेज नहीं बता रहा हूँ, यहाँ पर विकास के संदर्भ में बता रहा हूँ। अतार्किक चिंतन की अवस्था सवाल आता है तो सीधा आंसर होगा, कोई कंफ्यूजन नहीं है, जो है सहस्रावस्था। लेकिन यदि सवाल आए कि तार्किक चिंतन की अवस्था कौन सी, तो बड़ी समस्या है इस सवाल। समझे इस बात को। यदि आपसे दे तार्किक, लेकिन ध्यान रखना वहां पर मूर्त शब्द आता है, तार्किक चिंतन की अवस्था। अब ये सवाल कैसे पूछेगा वो समझ लो आप। और यहां पर अमूर्त चिंतन की अवस्था, अमूर्त चिंतन की अवस्था। इस बात को समझे, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, कंफ्यूज करता है बार बार ये। सीधी सी बात है, तार्किक चिंतन की अवस्था या मूर्त चिंतन की अवस्था बाल्यावस्था। लेकिन सवाल यदि आता सीधा ही कि तार्किक चिंतन की अवस्था कौन सी है विकास के संदर्भ में, तो वहां पर आपका राइट आंसर किशोरावस्था हो जाएगा। वहां पर क्या होगा आपका किशोरावस्था। लेकिन समझे आप, सवाल यदि ऐसे आता है कि तार्किक चिंतन तो दे रखा है, लेकिन वस्तुओं और घटनाओं के बारे में तार्किक चिंतन बालक किस अवस्था में करने लगता है, तो हमारा राइट आंसर होगा बाल्यावस्था। सवाल पुनः सुने, वस्तुओं और घटनाओं के बारे में किस अवस्था में बालक तार्किक चिंतन प्रारंभ कर देता है, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा
बाल्यावस्था। आप समझे इस बात को, वस्तुओं के बारे में और घटनाओं के बारे में, यानी मूर्त चीज हो गई ना, इसलिए मूर्त वस्तुओं के बारे में, घटनाओं के बारे में जो घटित हो चुकी है उनके बारे में बच्चा तर्क करता है, वो तार्किक चिंतन की अवस्था बाल्यावस्था कहलाएगी। लेकिन अमूर्त तार्किक चिंतन की अवस्था किशोर अवस्था कहलाएगी। चाहे इसको अमूर्त चिंतन की अवस्था कह दो, चाहे इसे तार्किक चिंतन की अवस्था कह दो। यदि अकेला पूछता है तो आंसर किशोर अवस्था हो जाए। तो यहां पर सवाल एक अन्य भी महत्वपूर्ण बनता है, यदि आपसे ऐसा पूछे कि तार्किकता, अमूर्त चिंतन और निर्णय शक्ति, तीन महत्वपूर्ण है। अमूर्त चिंतन तो मैंने बता दिया, एक आ गया तार्किकता और एक आ गया निर्णय शक्ति। ये किशोर अवस्था की महत्वपूर्ण विशेषता है, ध्यान रखना। अमूर्त चिंतन, तार्किकता और निर्णय शक्ति, तीनों की तीनों महत्वपूर्ण तीन विशेषताएं किस अवस्था की? किशोर अवस्था। अब आप कहोगे कि तार्किक चिंतन तो यहां पर भी, लेकिन यहां पर 100% सवाल कैसे पूछेगा? जैसे मैंने आपको बताया है कि यहाँ पर मूर्त वस्तुओं के बारे में बच्चा तर्क करने लग जाता है, तर्क के साथ समस्या का, मूर्त समस्या का हल करता है। समस्या कैसी होगी? मूर्त होगी। तो या तो सवाल देगा कि किस तार्किक चिंतन की अवस्था में या कौन सी अवस्था में बालक तर्क के साथ मूर्त समस्या का हल करने लगता है, तो तार्किक चिंतन की अवस्था या बाल्यावस्था। यदि ऐसा दे कि वस्तु और घटनाओं के बारे में बालक चिंतन करना, तार्किक चिंतन प्रारंभ कर देता है, किस अवस्था में? तो अपना आंसर होगा बाल्यावस्था। तो सवाल में भिन्नता है, अमूर्त चिंतन, तार्किकता, निर्णय शक्ति किशोर अवस्था की विशेषता है, लेकिन वस्तु और घटनाओं के बारे में तार्किक चिंतन की अवस्था बाल्यावस्था होगी। अब आप समझ गए होंगे। इसके बाद यदि हम बात करें तो जीवन में सामाजिकरण, यहां पर मैं लिख नहीं रहा हूं, सामाजिकरण सहस्वावस्था में होगा, प्रारंभ होगा, क्योंकि जन्म के समय बालक न तो सामाजिक होता है और ना ही असामाजिक होता है। तो सामाजिकरण प्रारंभ तो हो जाएगा सहस्वावस्था में, लेकिन सर्वाधिक सामाजिक जो गुणों का विकास है वो किस अवस्था में होगा? वो होगा बाल्यावस्था में। और जो है सामाजिकता के लिए अपने नियम कानून कायदे निर्धारित करने लगता है किशोर अवस्था में। एक महत्वपूर्ण सवाल यहां पर भी बनता है, यदि आपसे साथ ये सवाल पूछे कि सर्वाधिक गहन और जटिल सामाजिकरण किस अवस्था में होता है, सर्वाधिक गहन और जटिल सामाजिकरण, तो राइट आंसर हो जाएगा किशोर अवस्था। सर्वाधिक गहन और जटिल सामाजिकरण किशोर अवस्था में होता है। सबसे कठिन काल किशोर अवस्था कहलाती है। अमूर्त चिंतन, तार्किक चिंतन, निर्णय शक्ति की बहुलता किशोर अवस्था की विशेषता है। यहां पर यदि आपसे पूछा जाए कि यहां पर ये बात तो हो गई क्लियर, अतार्किक और ये तार्किक चिंतन हो गया, और हमने बात कर ली इसके बाद जो है सामाजिकरण का प्रारंभ और सर्वाधिक सामाजिकरण बाल्यावस्था, और एक किशोर अवस्था में जो है सवाल आएगा सर्वाधिक गहन और जटिल सामाजिकरण किस अवस्था में होता है, क्योंकि चिंतन शक्ति परिपक्व हो जाती है, सर्वाधिक होगा किशोर अवस्था में। इसके बाद जीवन का आदर्श काल, श्रेष्ठ काल सहस्वावस्था है। बच्चा भगवान का रूप होता है, कोरा कागज होता है, जो मस्तिष्क में डालो सो छप जाता है, अनुकरण से सीखता है। जीवन का आदर्श काल सहस्वावस्था वैलेंटाइन ने कहा। दूसरा, बाल्यावस्था के संदर्भ में जीवन का अनोखा काल, अजीब अजीब हरकतें करता है। मकर गर्मी के अंदर वो धूप में घूम रहा है, साइकिल चलाते घूम रहा है, गोबर की कुड़ी में माचिस की खाली माचिस को ढूंढते फिर रहा है ताश के लिए। संचय करने की प्रवृत्ति होती है, बहुत सारी चीजों का संचय करता है, कलेक्शन करता है। लड़कियां भी अजीब अजीब कपड़े के कतरन होती है, उन कतरनों का भी संचय करती हैं। तो ये जीवन का अनोखा काल बाल्यावस्था है, और जीवन का सबसे कठिन काल साथी किशोर अवस्था है, क्योंकि यहाँ पर एक ही वर्ड से हम स्पष्ट कर सकते हैं इसको, और उसका नाम परिवर्तन। आपको मैंने पहले खूब स्पष्ट करके बताया, किशोर अवस्था की संपूर्ण विशेषताओं को एक ही शब्द में हम अभिव्यक्त कर सकते हैं, वो है परिवर्तन। सबसे ज्यादा परिवर्तन किस अवस्था में होंगे? किशोर अवस्था में। तो साथियों, आज हमने यहाँ पर तुलनात्मक अध्ययन किया सहस्वावस्था, बाल्यावस्था और किशोर अवस्था का। आपको यदि ये वीडियो पसंद आया हो तो आप मेरे चैनल को, प्रज्ञा एजुकेशनल चैनल
को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि अन्य लोगों को भी लाभ पहुंच सके। साथ में इसके बाद अभी हम मूल प्रवृत्तियां, संवेगात्मक विकास, मूल प्रवृत्ति में कौन कौन से संवेग इससे जुड़े हुए हैं, सभी का हम समग्र अध्ययन करेंगे, विस्तार से पढ़ेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।